गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मिश्रा जी क्लासेस कॉमर्स ज्ञान में। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि आखिर डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है एक डेफिनेशन कि डेप्रिसिएशन रेफर्स टू a fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time, or expected obsolescence or any other reason। इसका मतलब ये हो गया, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं नेचर के हमारा जो एसेट्स है वो नॉर्मली दो तरह का है, नॉन करेंट एसेट्स और एक है करेंट एसेट्स। जैसे हम मान लें फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे हमारा लैपटॉप है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे जाने जाते हैं, जिसको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स भी कहते हैं। अब अगर बात करें हम करंट एसेट्स का, जैसे हमारा कैश पोजीशन, जैसे हमारा बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए करंट एसेट्स का। तो हमारे डेफिनेशन में एक क्लियर बात लिखा हुआ है कि ये क्या है, तो ये डिक्रीज है किसका, तो वैल्यू का। किस किस एसेट्स का, तो नो डाउट ये फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू जब घटता है तो उस घटे हुए वैल्यू को ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर वैल्यू क्यों घटेगा। नो डाउट कि वी आर यूजिंग दी एसेट्स, बट बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो एसेट्स हम नहीं यूज कर रहे हैं उसका भी वैल्यू घट जाता है। मान के चलते हैं एक बंदा है जिसने 50,000 का एक लैपटॉप खरीदा। भाई साहब को कुछ आता ही नहीं, ऐसे में वो भाई साहब क्या किए हैं, उस एसेट्स को 2 साल तक रखे। अब उनका विचार बदला कि आखिर ये लैपटॉप 50,000 का जो मैंने खरीदा, 2 साल बीत चुका, मैं यूज नहीं करता, तो चलो मैं इसे बेच देता हूँ। जब ये भाई साहब 2 साल बाद सोचेंगे कि इस एसेट्स को मैं बेचूं, तो नो डाउट ही इज नॉट गोइंग टू गेट द फुल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैपटॉप ऑन विच ही हैज बॉट अर्लियर, दैट इज 50,000। तो ऐसे में मान के चलते हैं कि मुझे उसने ऑफर किया, मैंने बोला देख भाई 2 साल आपने रखा है अपने पास, वेदर यू हैव यूज्ड और नॉट, मैं तो पूरा पैसा नहीं दूंगा। क्वेश्चन उठा कि मैं कितना दूं। अजम्पशन हुआ कि चलो 25,000 मैं देता हूं। वाई वी हैव नॉट गिवन 25, बिकॉज इट वाज व्हाट, लैप्स ऑफ टाइम। 2 साल आखिर ये बर्बाद हुआ। तो ऐसे में जो पैसेज ऑफ टाइम के कारण हमारा वैल्यू जो है वो 25,000 रुपए घट गए, मतलब 50% वैल्यू जो है हमारा घट गया। ये जो 50% वैल्यू हमारा घटा, ये क्या है, फॉल है किसमें, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैपटॉप। तो ऐसे में इस घटे हुए वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। बहुत बार देखा गया है कि हम जब सामान को ट्रांसपोर्ट के थ्रू लाते हैं या ले जाते हैं तो उसमें कभी टूट फूट होने का डर रहता है, जिसके कारण हमें वो एसेट्स का वैल्यू नहीं मिल पाता है जो उसका ओरिजिनल प्राइस होता है। तो ऐसे में भी क्या हुआ, हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो गया, धीरे से गिर गया। तो जो वैल्यू यहाँ घटा बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, उस वैल्यू को भी हम लोग क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन। या हम जब परमानेंट यूज कर रहे हैं तो यूज करेंगे तो नो डाउट एसेट जब मेरा यूज हो रहा है तो उसका वैल्यू घट रहा है, तो उस घटे हुए वैल्यू को भी हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि इन सब रीजन के कारण ही हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्लाइन करता है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बहुत बार देखा गया कि मैंने जो लैपटॉप खरीदा, सपोज वो राइजन 5 है, आफ्टर अ मंथ क्या हुआ, मार्केट में राइजन 7 आया, वो काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में। ऐसे में क्या हुआ कि हमारा जो राइजन 5 का प्रोसेसर्स बेस्ड लैपटॉप्स है उसका वैल्यू धीरे से घट गया। अजम्पशन हुआ कि चलो 5,000 रुपये घट गए ओरिजिनल कॉस्ट से। तो ये जो 5,000 का वैल्यू घटा बिकॉज ऑफ दिस अपग्रेडेशन ऑफ वर्ड टेक्नोलॉजी, ये क्या हो रहा है, नए मार्केट में नए प्रोडक्ट के आने से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होता है, घट जाता है। तो ये जो वैल्यू घट गया इसे भी मैं क्या कहूंगा, डेप्रीसिएशन। तो आई होप सो कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद डेप्रीसिएशन आखिर होता क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं मेन फीचर्स ऑफ डेप्रीसिएशन। कुछ पॉइंट्स को हमारे दिमाग में रखना है कि डेप्रीसिएशन से जुड़ा क्या फीचर्स होगा। तो मैंने डेफिनेशन में ही कहा कि इट इज कॉल्ड द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब मैं फिक्स्ड एसेट्स कहता हूं तो नो डाउट
लैंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बट हम लोग अच्छी तरह लैंड के वैल्यूज को जानते हैं, ये दर दिन पर दिन क्या होता है, इसका वैल्यूज इंक्रीज करता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए मैंने लिखा है कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बट किसको छोड़ के, लैंड को छोड़ के। अब आगे बढ़ते हैं परमानेंट नेचर। हमने देखा है कि डेप्रिसिएशन जैसी एसेट्स हमारे पास आया, उसमें ऑटोमेटिक एक वैल्यू क्या होता है, धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है। तो ये एक परमानेंट नेचर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड फीचर्स का। इसका मतलब हो गया रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट द मार्केट वैल्यू। मतलब जो एसेट्स का बुक वैल्यू है वो उसको अफेक्ट करता है, उसके वैल्यू को धीरे धीरे घटाता है। ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन के क्या कारण क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू है वो घट जाता है। नेक्स्ट, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश। इसका मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है एक्सपेंस का जिसमें कैश नहीं फ्लो होता है। आउटफ्लो मतलब हो गया जिसके कारण हमारा बिजनेस से कैश बाहर जाता हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसे में इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। लास्ट पॉइंट, यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। पहले ही मैंने बोला लैंड को छोड़ करके। इसके अलावा एक कैटेगरी ऑफ एसेट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। अब इसमें जैसे हो गया माइंस, ऑयल वेल्स, तो ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े आइटम्स हैं जो क्या होता है, एक्सट्रैक्शंस के कारण धीरे धीरे इनका वैल्यू बड़ा तेजी से घटता रहता है। तो नो डाउट इसका एक रिवर्स इफेक्ट पड़ता है, इनका वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ऐसे में याद रखना है कि ये किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें दो कैटेगरी ऑफ एसेट्स को छोड़ देना है, एक है लैंड और दूसरा वेस्टिंग एसेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में आता है डिप्रिसिएशन की तरह कुछ और भी वर्ड्स है जो काफी पॉपुलर है, जिसे भी जानना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट पॉइंट इज डिप्लेशन। अब ये डिप्लेशन वर्ड क्या है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जो माइनिंग के थ्रू या ऑयल वेल्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऐसे एक्सट्रैक्शन से क्या होता है, ये जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो बहुत तेजी से उनके स्टॉक वैल्यू में गिरावट आता है। तो ये जो रिडक्शन आया वैल्यू में, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन। यहाँ बाय मिस्टेक रिडक्शन लिखा हुआ है, दैट शुड बी डिप्लेशन। नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन। अब ये अमोर्टाइजेशन क्या है, तो मैंने देखा कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे जो वैल्यू घट रहा है तो वो तो हो गया डेप्रिसिएशन। तो इंटेंजिबल एसेट्स भी तो होते हैं। तो अगर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो इनके वैल्यूज में अगर वैल्यू घटता है ओवर देयर यूजफुल टाइम, तो ऐसे गिरावट को, ऐसे फॉल इन द वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब मान लो गुडविल का वैल्यू 20,000 था, आज हो गया 18,000, 2000 घटा। तो ये 2000 किस लिए, बिकॉज ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट लास्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्सोलेशन, जो मैंने पहले ही बताया। बहुत बार देखा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है वो ऑब्सोलेट हो जाता है या डिस्कार्ड होने लगता है। क्यों, बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस और बिकॉज ऑफ वेरी इम्प्रूव्ड टेक्निक्स। तो इसके कारण क्या होता है, जब न्यू इन्वेंशंस मार्केट में लॉन्च होता है या जब टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव और अपग्रेड होके आता है, तो जो एग्जिस्टेड प्रोडक्ट होता है या जो एग्जिस्टेड एसेट्स होता है उसका वैल्यू धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन के तौर भी देखते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। आखिर क्या क्या रीजन से हमारा डेप्रिसिएशन का वैल्यू घटता है। तो पहला पॉइंट दिख रहा होगा, कांस्टेंट यूज। अब कांस्टेंट यूज में क्या है, एक्चुअली जब कोई एसेट्स कंटिन्यूसली यूज होता है तो उसके अंदर में क्या, कुछ वियर एंड टियर आने का डर रहता है, जिससे क्या होता है, उसका वैल्यू पहले से घटता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पैसेज ऑफ टाइम। जब पैसेज ऑफ टाइम का बात करेंगे तो याद रखना है क्या, कि जो फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे घटते रहते हैं। किसके साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ। वेदर वी विल यूज इन द बिजनेस और नॉट, मतलब बिजनेस में हम उसे यूज करें या ना करें, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे बरसात हुआ, हवाएं चल रही हैं, वेदर चेंजेस हो रहा है, तो इन सब के कारण क्या होता है, उसके वैल्यूज में क्या धीरे धीरे गिरावट आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैंने पहले ही बताया, ऑब्सोलेसेंस।
तो देखा गया है कि जो एग्जिस्टिंग एसेट्स होते हैं वो ऑब्सोलेट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एनी न्यू इन्वेंशंस और इम्प्रूव टेक्निक्स। तो ये जो लॉस आ रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन फैशन और चेंज इन एनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस लॉस को ही हम लोग किस नाम से कहते हैं? ऑब्सोलेसेंस। और एक्सीडेंट का तो फंडा हम सब समझते हैं। अगर कोई एसेट्स हमारा डैमेज हो जाए तो उसके कारण अगर वैल्यू घटता है तो उसे भी हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ कॉजेज हो गए जो डेप्रिसिएशन का रीजन बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है नीड और इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आखिर क्या जरूरत है कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज करें, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। हम लोग कहते हैं कि ये एक एक्सपेंस है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लोग डेप्रिसिएशन को दिखा के रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक नॉन कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका मतलब इसको हमें वहां दिखाना ही है। अगर हम नहीं दिखाते तो नो डाउट हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाएगा, जो कि एक सही फिगर आउट नहीं करता है। ऐसे में अगर हमें चाहिए ट्रू प्रॉफिट और लॉस, दिमाग में ये चीज डाल लेना है कि डेप्रिसिएशन को मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है। अदरवाइज वी आर नॉट कैपेबल टू गेट अ वेरी ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। ठीक उसी तरह हम जब डेप्रिसिएशन देखते हैं तो ये डेप्रिसिएशन आखिर होता किसका है? मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी जिसका प्रीवियस वैल्यू था 2 लाख रुपया, आज 20,000 का डेप्रिसिएशन है। तो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आज के डेट पे इस एसेट्स का वैल्यू सिर्फ 1,80,000 रुपए है। इसका मतलब जब हम बैलेंस शीट में जा रहे हैं, वहां पे जब हम प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू को शो करेंगे, वहां हम 2 लाख रुपए नहीं शो कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जैक्ट और एक्यूरेट फिगर होना चाहिए आफ्टर इट्स डेप्रिसिएशन, दैट शुड बी 1,80,000। इसका मतलब जब हमें चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मींस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो हमारा एसेट्स का पोजीशन तब तो सही होगा ना जब हम उसके डेप्रिसिएशन को वहां से डिक्रीज कर देंगे। तो इट हेल्प यू टू फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड पॉइंट में आते हैं, वो है टू असर्टेन करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली होता क्या है, डेप्रिसिएशन एक आइटम है एक्सपेंस का। तो जब भी हम करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने जाएंगे तो ये चीज दिमाग में रखना है कि डेप्रिसिएशन को भी हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। हम लोग देखते हैं कि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चार्ज किया जाता है, जिससे प्रॉफिट क्या होता है, उतने वैल्यू से घट जाता है। जबकि डेप्रिसिएशन हम पे नहीं करते कैश में, इसको अदर एक्सपेंस के तौर पे देखते हैं। तो ऐसे में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो बिजनेस में ही रह जाता है, और ये हेल्प करता है टू नो द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर इट्स लाइफ इज गोइंग टू बी गेट ओवर। मतलब जब एसेट्स का वैल्यू, मान ले मैंने सोचा है कि 10 साल तक यूज होगा, तो 10 साल के बाद आखिर इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या बचा रहेगा, वो हेल्प करता है जानने में। लास्ट है टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। अगर हम आईटी एक्ट मींस इनकम टैक्स एक्ट और सम प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में जाएं तो उसके आधार पे ये बहुत नेसेसरी हो जाता है टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंस और यू मे से ऑब्जेक्टिव्स और नीड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन से चीज होते हैं जिससे हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट अफेक्टेड होता है? तो पहला पॉइंट दिख रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, दूसरा एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, तीसरा एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। जब हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलते हैं तो इसमें दो चीज आते हैं, अमाउंट ऑफ कैश प्राइस पेड टू द वेंडर, इसके अलावा इस पे जो एक्सपेंसेस चार्ज होता है जो इसको मेक रेडी टू यूज कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, जैसे मान लो कमीशन है, ब्रोकरेज है परचेज के समय, या मान लेते कुछ लीगल चार्जेस है, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या टैक्सेस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस करवा रहे हैं ट्रांजिट के लिए, या मान लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। तो ये सभी चीज को वहां पे कंसिडर किया जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स के तौर पे। अज्यूम करो कि एक एसेट्स मैंने खरीदा 75,000 का, उस पर मैंने फ्रेट चार्ज किया 4,000 का और इंस्टॉलेशन 1,000 का है। तो जब मैं पूछूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट
ये 75 नहीं रहेगा। 75 प्लस 4 प्लस 1, इसका मतलब इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 80,000। नेक्स्ट है सॉरी, नेक्स्ट है एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। अब ये क्या है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है जो एजम्पशन के तौर पे मान लेते हैं कि आफ्टर पर्टिकुलर यूज ऑफ टाइम हमारा कुछ वैल्यू बचा रहेगा। मान के चलते एक मशीन हमने खरीदा 80,000 का, इसका रेसिडुअल वैल्यू है 10,000। इसका मतलब हमारा डेप्रिसिएबल कॉस्ट, मतलब ऐसा कॉस्ट जिसपे हम पूरा डेप्रिसिएशन असर्टेन कर सकते हैं, वो सिर्फ 80 माइनस 10 मीन 70,000 ही होगा। उस 10,000 पे हम डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन है कि वो मान लो 5 साल बाद वो वैल्यू उसका बचा ही रहेगा। नेक्स्ट रहता है एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। मतलब जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, मान लो मैंने एक फैन खरीदा, तो वी अज्यूम के चलो यार ये 5 साल 10 साल चलेगा, तो वो जो एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। नेक्स्ट आ जाओ मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो तुम्हारे क्लास 11 में दो मेथड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो लेट वी कंसीडर अबाउट दिस टू मेथड्स। तो पहला हमारा मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। नाम और भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में बहुत बार स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावे अदर नाम्स के तौर पे भी दे सकता है, जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड परसेंटेज मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब इसके कुछ फीचर्स को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहला फीचर दिमाग में रखना कि ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो किस पे निकलेगा। तो हमेशा याद रखना है ये होगा ओरिजिनल कॉस्ट, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने समझाया, बाइंग कॉस्ट प्लस जो एक्सपेंस उस पर खर्च हो रहा है। नंबर 2 हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन, हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। वी विल सी विथ एन एग्जांपल इन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बिकम्स नील एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। तो मैंने 3 फीचर्स के बारे में बताया। एक के एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट, जिसमें बाइंग प्लस उस पे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो रहा है वो आएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन हमेशा सेम होगा, और जो एसेट्स का वैल्यू है वो आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड? तब याद रखना है फॉर्मूला होता है डी और ए डी इक्वल्स टू सी माइनस एस होल डिवाइडेड बाई एन, जहां डी रिप्रेजेंट कर रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन। याद रखना है एनुअल डेप्रिसिएशन मैंने बोला, मीन्स ये जो डेप्रिसिएशन निकालेगा पूरे 1 साल का होगा। सी मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट, एस मतलब हो गया स्क्रैप वैल्यू, जिसका और भी नाम है रेसिडुअल वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू, एंड जिसे हम लोग एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स के तौर पे देखते हैं। NDM Limited purchased a machine for rupees 1 lakh and installation cost were 10,000 in 2020. Its scrap value of was rupees 10,000 at the end of 5th year. Calculate depreciation for 20, 21 and 22. तो हालांकि हम लोगों ने देखा कि how to calculate the annual depreciation, फॉर्मूला था C minus S by N, where C means original cost। तो दिख रहा है 1 lakh rupees was the buying cost, 10,000 क्या हमारा इंस्टॉलेशन, तो टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 1,10,000। स्क्रैप वैल्यू दे दिया है 10,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स जो कि है 5th मींस 5 ईयर। तो हमारा एक डेप्रिसिएशन निकला 20,000। तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि एनुअल डेप्रिसिएशन रिमेन सेम, इसका मतलब 20,000 हर साल डिडक्ट होता रहेगा। तो इसको दिखाने के लिए मैंने एक टेबल बनाया, देखो 2020 जिसमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,10,000 था, यहाँ से डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया 20,000, लेस किया, तो ये जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2021, और इट इज ऑल्सो नोन एज रिटन डाउन वैल्यू। अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्लियर कर दे, बच्चे सोच सकते हैं कि सर डेट तो दिया नहीं था, तो ऐसे में 6 मंथ का निकाल सकते हैं। देखो पहला सम है, मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन हो, तो मैंने अज्यूम किया है कि दिस वाज परचेज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इसके बाद फिर हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन कहता है कि हमारा डेप्रिसिएशन हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन सेम होगा। तो नेक्स्ट ईयर अगर दिख रहा होगा 21 में लेस डेप्रिसिएशन कितना है 20, 22 के लिए बैलेंस बच गया 90 माइनस 20 मीन 70,000, अगेन सेम डेप्रिसिएशन। तो फंडा क्या समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन में एक बार अगर मैंने 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया तो वो डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है, सेम होता है। अब क्वेश्चन में कभी कभी पूछेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। तो प्रीवियस एग्जांपल से अगर आए तो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने देखा था 20,000 है और टोटल कॉस्ट है 1,10,000। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20 बाई 1,10,000 into 100, so it will come approximate 18.18%। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसका अदर नेम्स हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके कुछ फीचर्स पे अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या है, याद रखना है कि यहाँ दो चीज आएगा, एक परचेज ईयर, एक नेक्स्ट ईयर। तो जब परचेज ईयर है तो उस समय उसका वैल्यू जो जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालेंगे वो उसके कॉस्ट पे निकालेंगे। बट नेक्स्ट ईयर से जो बैलेंस हम लोग पा रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट माइनस इट्स डेप्रिसिएशन, तो वो जो वैल्यू हमारे पास आएगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ एनुअल डेप्रिसिएशन हमेशा सेम नहीं रहता, कारण ये कैलकुलेट हो रहा है इसके बैलेंस पे। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू जो होता है वो इसके एस्टिमेटेड लाइफ के बाद जीरो नहीं रहता है। अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो कि कैसे निकालेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर मींस परचेज ईयर में देखो मैंने दिखा दिया कि कैसे निकालना है, जो कॉस्ट है उसका उससे रेट को मल्टीप्लाई करो, जितने महीने यूज हो रहा है उससे उसको 12 से डिवाइड कर दो। अगर नेक्स्ट ईयर का बात बोले तो एवरीथिंग इज सेम। हाँ, WDV बैलेंस इनटू रेट, नॉर्मली मंथ्स यूज्ड एक साल ही होता है, तो यू डोंट रिक्वायर दिस पोर्शन, बट मैंने इसलिए लिखा कि कभी कभी अगर सेल हो जाए तो वहाँ 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी हो वो डिवाइडेड बाई 12 होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिवाय लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई 2020। Calculate depreciation for 20, 21 and 22. Rate of depreciation 10%। सॉरी, तो फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन कैसे निकल रहा है, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। अब ये याद रखना है, यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम होगा, पर एनम छुटा हुआ है यहाँ पे। तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। वाई? क्योंकि देखो 1 जुलाई अजम्पशन है कि हमारा दिसंबर में क्लोज हो रहा है, तो ऐसे में 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 6 मंथ होता है, मीन्स वी हैव यूज्ड फॉर 6 मंथ। देखने वाला और दिमाग में रखने वाला बात क्या है कि हमारा फर्स्ट ईयर में जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कॉस्ट पे है। अब इस साल हमारा डेप्रिसिएशन 5,000 आया, तो नेक्स्ट ईयर में हमारा बैलेंस क्या बचेगा, 1 लाख माइनस 5, दैट विल बी 95,000। तो नेक्स्ट ईयर देखो हमारा डेप्रिसिएशन 95,000 इंटू 10% हो रहा है, दैट इज 9,500। नेक्स्ट ईयर सेम उसी तरह 1 लाख था, उसमें 5 माइनस हुआ, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 9,500 माइनस हो रहा है सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस बच गया 85,500, जिसपे हम निकाल रहे हैं 10%। नेक्स्ट देखते हैं एक टेबल में, तो देखो 20 में कॉस्ट था 1 लाख, जहां डेप्रिसिएशन 5,000 माइनस हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए 95 बचा। तो डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या हो रहा है, बैलेंस पे निकल रहा है, तो हमारा बैलेंस है 95,000, नॉट 1 लाख रुपीज। तो हमारा डेप्रिसिएशन 95 पे कंसिडर्ड हो रहा है, तो 9,500। 2020 में 22 में हमारा बैलेंस घट के बचा 85,500। अब हम फिर डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो 1 लाख पे नहीं निकल रहा है, वो निकल रहा है 85,500 पे। तो दिमाग में क्या रखना है, रिटर्न डाउन वैल्यू में जो कॉस्ट डेप्रिसिएशन निकलता है वो इट्स ऑन इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू, जबकि स्ट्रेट लाइन में किस पे निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ तक आशा करते हैं कॉस्ट डेप्रिसिएशन किस मेथड पे कैसे निकलता है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ फॉर्मूला है 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100, जहाँ n इक्वल्स टू क्या है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। Assume that Messrs. Nana Limited purchased a machinery for ₹160 on 1st April 2020. Its estimated life दे दिया 4 years, स्क्रैप वैल्यू अज्यूम कर रहा है 4,000। कह रहा है कि कंप्यूट करो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। 1 माइनस nth मीन्स हो गया 4 साल, रेसिडुअल वैल्यू दे दिया था 10,000, होल डिवाइडेड बाई 1,60,000 इंटू 100। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 50%।
तो इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकता है। लास्ट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो कि काफी बार पूछा है। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन में हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि ये किस पे निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जबकि डिमिनिशिंग में ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकलता है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल स्ट्रेट लाइन में सेम होता है, जबकि डिमिनिशिंग में ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता रहता है। रिडक्शन टू जीरो वैल्यू, नो डाउट स्ट्रेट लाइन में हमारा वैल्यू जीरो हो जाता है एट इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। सुटेबिलिटी, तो ये सुटेबल है कहाँ पे, जहाँ रिपेयर चार्जेस लेस है और ऑब्सोलेसेंस का पॉसिबिलिटी काफी कम है। बट डिमिनिशिंग कहाँ यूज हो रहा है, जहाँ रिपेयर चार्जेस ज्यादा है और जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेसेंस भी ज्यादा है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बड़ा आसान है स्ट्रेट लाइन में निकालना, देखा था हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100, जबकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसके केस में, डिमिनिशिंग में, जहां देखा था हम लोगों ने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू होल डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। एक्सेप्टेंस बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज, नो डाउट स्ट्रेट लाइन ये ज्यादा अप्रूव नहीं है आईटी एक्ट के आधार पे, तो अप्रूव्ड अगर क्वेश्चन में पूछ दिया, और साइंटिफिक कौन सा मेथड है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेरीज और क्यूरीज आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।